जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या देखा हमने अभी तक? परिभाषाएं देखी, केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, संयुक्त बोर्ड की स्थापना देखी। ठीक, जल प्रदूषण के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं वो देखा, उसका समाधान कैसे करते हैं वो देखा। और ये सब चीज जब हम देख रहे थे तो हमने ये देखा कि सारा जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो एक तरह से गवर्निंग बॉडी का काम कौन करता है, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड? गवर्निंग बॉडी का काम कौन करता है, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड? मतलब जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण करने का दायित्व तो किसको दिया गया है? जल बोर्ड को, जो कि केंद्रीय बोर्ड है या फिर राज्य बोर्ड है। ठीक है, बात आती है कि जल बोर्ड तो बनाया गया, केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड बनाया गया, जल बोर्ड ये काम भी करेगा और कई सारे काम करेगा। तो ये काम करेगा तो कुछ तो फंड लगेगा, कुछ पैसा लगेगा। आपको अगर कोई काम करना है तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? आपके पढ़ने का अल्टीमेट गोल तो कुछ होगा, पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके शौक हैं, वो कैसे पूरा करेंगे? पैसे से पूरा करेंगे। पैसा नहीं रहेगा तो आप अपनी जरूरतें और शौक कैसे पूरा करेंगे? और मैं ये अगर कह दूं कि आप खूब पढ़िए, खूब आपका नाम होगा, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। 99% लोग छोड़ देंगे पढ़ाई। ठीक है, तो ये जो जल बोर्ड को निधियां प्राप्त होती हैं, जो आय प्राप्त होता है, उसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। जो आपका अध्याय 6 है, निधियां लोक सेवा तथा लोक परीक्षा। जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत आपका अध्याय 6 है, निधियां, लेखा और लेखा परीक्षा। निधियां क्या होती हैं? मतलब फंड। ठीक है, लेखा मतलब अकाउंटिंग। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई फंड आपके पास है तो उसका आय व्यय का कोई हिसाब होगा, उसको कहते हैं अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग की एग्जामिनेशन। ठीक है, अध्याय 6 में इसी की बात की गई है। क्योंकि आपको अगर कोई काम करना है तो आपको पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। तो पैसा हर एक संस्था को चाहिए, व्यक्ति को भी चाहिए, संस्था को भी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि कोई कर्तव्य का निष्पादन किया जा सके। व्यक्ति को क्यों चाहिए? ताकि कुछ सुख सुविधा उपभोग की जा सके, अपनी जरूरतें पूरी की जा सके। ठीक है, तो यहां जो बात हो रही है, बोर्ड की बात हो रही है, और बोर्ड को जो निधियां प्राप्त होंगी मेनली प्राप्त होती हैं जिससे संबंधित जो बोर्ड है उसको वहां से निधियां प्राप्त होंगी। ठीक है, आपने क्या देखा? इसके पहले आपने क्या देखा कि दो तरह के बोर्ड मुख्य रूप से आपके शामिल किए गए हैं, एक केंद्रीय बोर्ड, एक राज्य बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। आपने ये भी देखा कि ये केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार। और राज्य बोर्ड की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। जन्मदाता कौन? संबंधित सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार किसको जन्म दे रही है? केंद्रीय बोर्ड को। राज्य सरकार किसको जन्म दे रही है? राज्य बोर्ड को। तो जो जन्म देगा प्राथमिक दायित्व उसी का है कि उसका पालन पोषण करे, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाए, प्राथमिक दायित्व उसी का है। इसके लिए ये क्या करेगा
कि इसको फंड देगा। अब ये जिंदा रहे, ये बोर्ड जिंदा रहे, केंद्रीय बोर्ड जिंदा रहे, राज्य बोर्ड जिंदा रहे, कैसे जिंदा रहेगा ये बोर्ड? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो वो कैसे जिंदा रहेगा? जब आप उसकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, आप उसकी जरूरतें पूरी करेंगे। शौक भले पूरे ना करें, लेकिन आपको जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर इसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, इसकी क्या जरूरतें हैं? जो आपने इसको कर्तव्य दिए हैं, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए उसको इंपावर कर दीजिए, उसको इतना सक्षम बना दीजिए कि जो कर्तव्य आपने इसको दिए हैं वो इसका ये भली भांति पालन कर सके। इसके कर्तव्य के बारे में हमने पिछली क्लास में पर्याप्त चर्चा कर ली। इसके ये कर्तव्य होंगे, निरीक्षण करना कर्तव्य होगा, नमूने लेना कर्तव्य होगा, अगर कोई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसकी सारी जानकारी लेगा और फिर उसका उपचार करेगा। तो ये सारा कर्तव्य ये कैसे निभाएगा? पैसा रहेगा तब तो यहां ये कहा गया कि केंद्रीय बोर्ड को अनुदान कौन देगा? केंद्रीय सरकार। और राज्य बोर्ड को अनुदान कौन देगा? राज्य सरकार। ठीक है। और ये जो बोर्ड है ये अपनी निधियां गठित करेगा, एक तरह से अपना फंड अराइज करेगा। और उस फंड में कहां से फंड आएगा? एक तो ये हो गया इसका अनुदान यानी ग्रांट, यानी जो पैसा इन्होंने दिया, ठीक है। और कहीं से अगर ये उधार लेते हैं, उधार लेने की भी शक्ति है इनको, वो भी इस निधियों में शामिल होगा। और कहीं से अन्य लोगों ने दान किया, कई लोग समाज में हैं जो दान करते हैं पर्यावरण के लिए, उन्होंने दान किया, वो भी ये इसके अंतर्गत आएंगे। और अन्य निधियां मतलब जो उपलब्ध, जो उल्लेखित नहीं की गई हैं, वो सारी अन्य में आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इनके फंड हैं वो फंड इनके निधियों में शामिल होगा। ठीक है। और ये निधियों का उपयोग ये किस लिए करेंगे? जो अधिनियम के अंतर्गत इनके कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों के पालन के लिए। जल बोर्ड, राज्य बोर्ड के पास पैसा आ गया तो वो इस पैसे का उपयोग क्या करेगा? जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं उसके पालन के लिए उपयोग करेगा। ये नहीं कि अपने लिए फॉर्च्यूनर खरीद रहा है। ठीक है। सारे सदस्य अपने अपना स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ये नहीं करेगा। ठीक है। वो सारा फंड कहां यूज होगा? अधिनियम के कर्तव्यों के पालन के लिए। इतना समझ में आया? ठीक है। उधार लेने की शक्ति भी है इसको। कोई दान दे देता है तो वो दान भी प्राप्त कर लेता है, ये अपने बॉन्ड भी जारी करता है। ठीक है। या फिर कोई अन्य तरीके से अगर संपत्ति प्राप्त करता है तो वो समस्त संपत्तियां किसमें आ जाएंगी? निधियों के अंतर्गत शामिल होंगी। ठीक है। अभी चर्चा हमने की कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुदान देंगी। अनुदान किस पे डिसाइड होगा? उसके खर्चे के आधार पे। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह पता होना चाहिए कि हमने जो बोर्ड बनाया है, राज्य बोर्ड बनाया है, उसके खर्चे कितने हैं। ठीक है। तो यह संबंधित सरकार को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इसके इतने खर्चे हैं? ऑडिट से। लेकिन कैसे? ऑडिट एक अलग चीज है। मान लो मैं आपका पिता हूं, आप मेरे बच्चे हो, आपको कितना खर्चा लग रहा है कैसे पता चलेगा? दो स्थिति हो सकती है, या तो मैं सब आपकी पूर्ति कर रहा हूं हर एक चीजों को, ठीक है, आपके कपड़े का, राशन का, सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, तो मुझे यह पता चल रहा है कि आप इतना खर्चा कर रहे हो महीने में। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आप मेरे बच्चे हो, आप अलग जगह रह रहे हो, बाहर में पढ़ाई कर रहे हो, और आप एक निश्चित राशि की डिमांड करते हो। क्या करते हो? डिमांड यानी मांग। ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि आपको इतनी राशि की जरूरत है। ये डिमांड आप किस आधार पे करते हो?
अपने खर्चों के आधार पे। ठीक है, बोर्ड भी यही काम करता है। बोर्ड भी अपने खर्चे निर्धारित करता है और उसके बाद अपना बजट पेश करता है। बजट किसको देता है? संबंधित सरकार को। स्टेट गवर्नमेंट में राज्य बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्रीय बोर्ड। ये अपना बजट बताएंगे कि हमको इस साल काम करने के लिए ये काम है और इसके लिए इतना इतना पैसा लगेगा। ठीक है, और फिर संबंधित सरकार वो बजट को अलॉट करेगी। ठीक है, और इस तरह से इनकी सारी जरूरतें पूर्ति होती हैं। ठीक है, पैसा वैसा मिल गया, आपने सरकार से को बजट दे दिया और सरकार ने इस पे आपको फंड अलॉट कर दिया। ठीक है, बजट देने की भी सीमा है। यह कहा गया है अंतिम वित्त वर्ष। अंतिम वित्त वर्ष। वित्त वर्ष क्या होता है? काफी लोग अब तो मेजर हो चुके हैं आप लोग, आपको पता होना चाहिए वित्त वर्ष क्या होता है। अरे फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष, तुम और उर्दू में कोई शब्द होगा तो वो बता दो, मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूं। सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हमारा साल भर का इतना खर्चा होगा और ये खर्चा इस ईयर के लिए होगा, और ईयर निर्धारित है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये हमारा वित्तीय वर्ष है। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ये प्रथा, इसलिए इसको मान लेते हैं ये वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष शब्द यूज किया, ये शब्द यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो ये वित्तीय वर्ष को मॉडिफाई कर सकती है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट आए और ये बोले कि 1 अप्रैल से नहीं होगा, 1 जुलाई से होगा और 30 जून तक होगा। ठीक है, ये कर सकती है गवर्नमेंट, वित्तीय वर्ष को चेंज कर सकती है, डेट को चेंज कर सकती है। लेकिन वर्तमान में ये मान सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका चल रहा है। ये अप्रैल लिख दिया क्या? 31 मार्च तक चलेगा वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 4 महीने के अंतर्गत, कितने महीने? 4 महीने के अंतर्गत इसको वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, जो शब्द यूज किया गया है, यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से 4 महीने के अंदर यह अपना बजट प्रस्तुत करेगा। कौन? बोर्ड। किसको देगा? सरकार को देगा। ठीक है, और सरकार, संबंधित सरकार, जो केंद्रीय सरकार है संसद में और जो राज्य सरकार है संबंधित विधानमंडल में, उस बजट को रखेगी 9 महीने के अंदर। 9 महीना कब से? ये अंतिम वित्तीय वर्ष के दिन से। तो समझिए जो बात है, फैक्ट समझिए क्या है। एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट लिखने हैं। ठीक है, 4 महीने के अंतर्गत ये अपना बजट प्रस्तुत करेगा अंतिम दिवस से। अंतिम दिवस 31 मार्च हो गया, अंतिम दिवस 31 मार्च हो गया। 31 मार्च से 4 महीने के अंदर ये अपना बजट प्रस्तुत कर रहा, और वो अंतिम दिवस से 9 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट, जो इसने बजट का रिपोर्ट दिया है, वो संबंधित सदन में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये बजट अगर प्रस्तुत कर दिया गया, पैसा वैसा दे दिया गया, ठीक है, संभावना तो है कि पैसा है, कोई भी दगा कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो। पैसा बहुत सेंसिटिव चीज है, कोई भी दगा कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। जरूरी क्या है? उस पैसे का नियंत्रण रखना, उस पे नजर बना के रखना। जो आपको पैसा देगा पूछेगा ना कि आपने उस पैसे का क्या किया। क्यों पूछता है? क्योंकि उसने जो पैसा लाया है और जो आपको दिया है,
उसको भी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बाद मिला है। सिंपल सा बात है। अगर आप अपने पिताजी से 5,000 रुपए मांग लो तो पिताजी नहीं पूछेंगे कि क्या करोगे, दारू पीना है कि गुटखा खाओगे? फिर बताओगे नहीं मैं दोनों नहीं करता, मैं केवल सिगरेट पीता हूं। नहीं बताओगे? हाँ, अरे किसी का आदत हो, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं किसी को नहीं देखा हूं। अरे तुम्हारे जहन में आज चल रहा है, मेरे जहन में तुम चल रहे हो कि आज के 4 साल बाद तुम भी पियोगे कि चलो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है तो हाँ, किसको पता है टेस्ट? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि सुना हूं कि 8 मिनट कम हो जाता है, और जीवन में कई 8 मिनट है आपके, 2-4 8 मिनट कम हो जाए तो क्या होगा। तो यहां बात हो रही है कि 9 महीने के अंतर्गत आपका बजट के संबंध में सदन में रखा दिया जाएगा, सदन चर्चा करेगी और फिर उस पर सहमति या असहमति या संशोधन जो भी है वो सदन करेगी। ठीक है, संबंधित राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार की जो भी सदन है वहां। अब बात होती है कि जो फंड इसको दिया गया, वो फंड का उपयोग वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को फंड दिया है और उसकी जिम्मेदारी लेनी है तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो उस फंड का सही उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? सरकार को तो मैं पहले भी बोलता हूं, सरकार इंडिविजुअल में कुछ नहीं है, सरकार अपनी संस्थाओं के माध्यम से सारे काम करती है। सरकार को इंडिविजुअल आप कुछ मत समझिए, सरकार ने कई संस्थाएं बनाई हैं, उस संस्थाओं के माध्यम से वो सारे काम करती है। एक संवैधानिक संस्था की बात आती है, महालेखाकार, ऑडिटर जनरल। ठीक है, संविधान पढ़ा है कहां? बस ये मत पूछो साहब, सुना है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कहां हो ऋषिराज जी? 148 जी सर, नहीं 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 148 से 151 क्या है? उतना आगे नहीं पढ़े, मूल अधिकार के आगे बढ़ते ही नहीं हम, जिससे हमारा रिलेशन हो बस वही पढ़ेंगे हम। रिलेशन हर चीज से है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक भाग से है। आगे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो हर एक भाग इंपॉर्टेंट है। महालेखाकार की अपॉइंटमेंट ही इसीलिए होती है कि जितने आय व्यय हैं भारत में उसके संबंध में सारी जानकारी वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहां भी ये कहा गया कि केंद्रीय सरकार महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी तो सुना होगा, कैग कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो महालेखाकार परीक्षक जो है आपका, कंट्रोलर जो है, नियंत्रक जो है, ये क्या कर रहा है? रिपोर्ट दे रहा है, ये अपनी संस्तुतियां देता है, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से उसकी ऑडिटिंग करवाता है कि केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड ने जो खर्चा किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, और उस खर्चे के संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से वो करवाएगा। उसके अधीनस्थ को ये पावर रहेगी कि वो बोर्ड के सारे लेखा पुस्तकों को देख सके। ठीक है, और लेखा पुस्तक भी बनाने के संबंध में जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार तय करेगी, वो महालेखा परीक्षक के सलाह से। ठीक है, ये प्रारूप में जो उसका फॉर्मेट एक निर्धारित करेगी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस प्रारूप में आप अपने आय और व्यय को संधारित करेंगे,
कि आपका क्या क्या इनकम हुआ, क्या क्या एक्सपेंस हुआ। ये एक फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा। फॉर्मेट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो इजिली देखा जा सके। अगर मैं कहूं कि एक्सेल सीट में आप बना के रखो, तो एक्सेल सीट में मैं बड़े आराम से देख लूंगा। अब तुम उसको वर्ड में बना दोगे कि मैंने शारदा को 50 रुपया दिया, 25 तारीख को रुचि को 24 रुपए दिया, या और विवेक को मैंने 25 रुपए दिया, और ये आप क्या कर रहे हो, तारीख कभी आगे का लिख रहे हो, कभी पीछे का लिख रहे हो, कभी ऊपर लिख रहे हो, कभी नीचे लिख रहे हो, तो वो फॉर्मेट नहीं है। अब 4 लाइन के बाद, 2 पेज के बाद फिर ऋषिराज को दिया, और 4 पेज के बाद फिर ऋषिराज को 50 रुपए दिया दोबारा। ठीक है, खर्चा आपका 100 रुपए हुआ है, वो 100 रुपए को घुमा घुमा के आप 50, 5000 कर दिए। ठीक है, इसीलिए फॉर्मेट की बात होती है कि वो निश्चित फॉर्मेट में रहेगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में उसको रखना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट की अकाउंटिंग महालेखा परीक्षक के अधीनस्थों के माध्यम से महालेखा परीक्षक करवा लेगा, और उसकी रिपोर्ट संबंधित सरकार को दे देगा। बस इतना ही है ये अध्याय में, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस टाइप से कुछ नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक।